आपको अपनी जिंदगी जीनी है तो आपको एक ऐसे सिस्टम में रहना पड़ेगा जो आपको सांसें लेने दे। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। इस भ्रष्ट सिस्टम में आपकी सांसें खींच ली हैं और इसीलिए तीसरी आंख में हम उन तमाम अधिकारियों को और सिस्टम से जुड़े उस हर व्यक्ति को बेनकाब कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में भी आप देखिएगा कितने सारे अधिकारियों के खुले चिट्ठे आपके सामने लाकर रखने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ याद रखिए, हमारे इस पूरे एपिसोड के दौरान आपको एक फोन नंबर दिखाई देगा स्क्रीन पर। उस नंबर को देखिए, उसे अपने पास सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, कोई अधिकारी आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर आपको मेंटल टॉर्चर करके आपके साथ हिस्सा मांग रहा है, तो आप हमें शिकायत भेजिएगा और आगे की इन तमाम कहानियों को सुनिए, क्योंकि ये सच्ची है और उन भ्रष्ट अधिकारियों की हैं जो कहीं ना कहीं आपका खून भी सुखा रहे हैं। पुलिस के पास कानून की ताकत है। यह ताकत पुलिस को इसलिए दी गई ताकि वो अपराधियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन जब सिस्टम में बड़ी कुर्सियों पर बैठे आला अधिकारी खुद ही करप्ट हो जाएं और ईमानदारी की राह पर चलने वालों को ही गुनहगार ठहरा दें, सच का साथ देने वालों पर इस कदर जुल्म ढाए जाएं कि उन्हें जिंदा रहने से बेहतर मौत को गले लगाना लगने लगे, तब पूरा का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाता है। लेकिन तीसरी आंख के आज के एपिसोड में हम भ्रष्टाचार और नैतिकता पर बात करने नहीं आ रहे। हम आपके सामने ऐसी ही साजिशें रचने वाले भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश करने आए हैं और इसके साथ आपको दिखाने आए हैं कि पैसे और लालच के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वालों का आखिरी में अंजाम होता क्या है। एक आंख से देखने पर लगता है कि पैसे के लिए कानून को ताक पर रख देने वाले करप्ट ऑफिसर मजे की जिंदगी जीते हैं। वहीं दूसरी आंख से देखने पर यह पता लगता है कि जो लोग पुलिस और सरकारी सिस्टम में ईमानदारी की राह चुनते हैं, उनके सामने सिर्फ मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा होता है। लेकिन आपके सामने पूरा सच दिखेगा तीसरी आंख से। तीसरी आंख की पैनी निगाहबानी के जरिए ही ये सामने आ जाएगा। तीसरी आंख में हम आपके सामने ऐसे पुलिस अधिकारियों और भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश कर रहे हैं लगातार, जिन्होंने अपने लालच के घड़े को भरने के लिए कितने ही मासूमों की बलि चढ़ा दी, लेकिन आखिर में वही लालच खुद उनको भी लील गया। नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। क्या यह महज एक कहावत है या असल जिंदगी में भी आखिर में सत्य ही जीतता है? इसे जानने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की पूरी सच्चाई जानना बेहद जरूरी होगा। तीसरी आंख में हम आपके सामने उन तमाम कहानियों को लेकर आ रहे हैं जो सच्ची हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों की हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। नीमच से आई यह खबर पुलिस विभाग के भीतर फैले करप्शन और एक ईमानदार कर्मचारी की बेबसी को उजागर करती है। यहां हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उन्होंने 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुसाइड नोट में होशियार सिंह ने पुलिस महकमे के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार और पैसे के खुले खेल पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा है कि थाने में रोजाना की डायरी लिखने से लेकर ड्यूटी लगाने तक हर काम के लिए कर्मचारियों से पैसे वसूले जा रहे थे। ड्यूटी लगाने तक सिस्टम इस कदर बिक चुका है कि ईमानदारी से नौकरी करना मुश्किल हो गया है। नीमच के कनावटी पुलिस लाइन में तैनात होशियार सिंह जहर खाने के बाद खुद चलकर कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां मौजूद स्टाफ को इसकी जानकारी दी।
जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, उनकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। भ्रष्टाचार की इस दुनिया में इस पुलिस वाले ने दम तोड़ दिया। मेरे पापा सही सलामत थे, है ना। कल उनको मैंने पर ड्यूटी की वजह से ना थोड़ा प्रेशर आया हुआ था, वो बार बार में आ रही और ये लोग इनको परेशान करते थे। उनकी 4 ऑपरेशन भी हो रखे थे। वो लोग बोलते थे मेरी थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो, पर वो लोग बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाते थे, इस कारण वो थोड़ा परेशान रहते थे। और कल उनकी छुट्टी खत्म हो रही थी, तो वो छुट्टी बढ़वाने कंट्रोल रूम गए थे और हमारे घर से अच्छे खासे गए थे खाना वाना खा के। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा तबीयत थोड़ी खराब होगी इसलिए एडमिट किया। बाद में हमें पता चला कि उन्हें ना जहर ले लिया है। पर है ना, और फिर जो भी, और फिर हमें तो बताया भी नहीं गया था कि उन्हें जहर लिया, और उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई तब जाके उनको ना ज्ञानोदय में रेफर किया। तो जो भी ये सब हादसा हुआ, ये सब कंट्रोल रूम में ही हुआ है। पापा कभी आपको बताते थे कि ये RI हाँ, पैसे वो मांगते हैं, परेशान करते हैं? यही बोलते थे कि वो ना, मतलब मेरे पापा को थाने में भी है ना नहीं भेज रहे थे वो लोग, और वो लोग बोल रहे थे कि बार बार में कि ड्यूटी पे आओ, और इतनी ज्यादा ड्यूटी लगा देते थे। कभी मुर्जिम पेशी लगा देते थे। वो बोलते थे कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है तो इतनी ड्यूटी मत दो, मुझे मत दो। पर उनने परेशान कर रखा था, इसलिए मेरे पापा लेटर भी लिख के गए कि मेरे डेथ का कारण है ना पुलिस विभाग वाले ही होंगे। RI और लेन वाले दुखी करते थे, और कंट्रोल रूम से फोन आए, वहाँ जहर खाया बताया। हमको क्या पता किसने खिलाया किसने नहीं खिलाया। हम अस्पताल गए, हमारे एक भाभी घर पे आई थी, बोले भैया की तबीयत खराब है, लेके आ जाओ। हम गए, वहाँ बेहोशी में पड़े थे। हमको क्या पता हमारे पति को किसने खिलाया किसने नहीं खिलाया। हमको इंसाफ चाहिए। और RI और ड्यूटी वाले परेशान करते थे, लेन वाले दबाव डाल रखा था। हमारे पति 10 बजे खाना खा के 1:30 बजे घर से निकले थे। किस तरह की प्रताड़ना दे रहे थे? क्या करते थे? किस तरह से परेशान करते थे? बोले ड्यूटी करो, कैंट थाना में जाओ, ड्यूटी करो, कैंट थाने जाओ। हम इसलिए परेशान करते थे। ड्यूटी कितनी ज्यादा टाइम कराते थे? हाँ, पैसे वैसे क्यों मांग करते थे? पैसे जिसने पैसे दिए उनकी ड्यूटी नहीं लगाते, जिस पैसे नहीं देते उनकी गश्त लगाते थे, सुबह शाम गश्त लगाते। इस मामले को यह तथ्य और गंभीर बना देता है कि होशियार सिंह ने अपना सुसाइड नोट सीधे DGP के नाम पर लिखा। नोट में उनका दर्द साफ झलकता है। उन्होंने लिखा है कि महोदय, पुलिस को इतना मत बेचो कि ईमानदार आदमी नौकरी ही ना कर पाए। होशियार सिंह ने सुसाइड नोट में RI विक्रम सिंह भदौरिया और लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल प्रणव तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रणव तिवारी हर कर्मचारी से पैसे लेकर ड्यूटी लगाता है। वही जो पैसा देता है उसे अच्छी जगह तैनाती मिलती है, और जो नहीं देता उसे परेशान किया जाता है। सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र है कि जब भी भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है तो ऊपर के अधिकारियों के नाम का डर दिखाया जाता है। होशियार सिंह ने लिखा कि प्रणव तिवारी कहता है कि वो और RI साहब बड़े अधिकारियों के पर्सनल खर्चों का ध्यान रखते हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। होशियार सिंह ने DGP, DIG और SP से गुहार लगाते हुए लिखा कि अगर विभाग में यही सब चलना है तो उन्हें आत्महत्या की अनुमति दी जाए। उन्होंने ट्रेजरी गार्ड की नियुक्तियों में 5 से 10 हजार रुपए की अवैध वसूली की जांच करने की मांग भी की है। होशियार सिंह 5 दिनों से छुट्टी पर थे और इसके बाद उन्हें वापस काम पर लौटना था, लेकिन सिस्टम की बेरुखी और अपने ही विभाग के लोगों की प्रताड़ना से वो इतना ज्यादा टूट गए कि उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने की बजाय मौत को चुनना ज्यादा बेहतर समझा। के द्वारा जो संबंधित जो अधिकारी हैं, जो पुलिस लाइन के, उनके ऊपर जो आरोप लगाए हुए हैं उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। चूंकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हम लोगों ने जो ऑफिशियल जो अनऑफिशियल तरीके से जो पूछताछ करी है उसमें अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी हम लोग जो है सभी प्रकार की चीज़ों पर सभी एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं, के लिए जांच कर रहे हैं। उसमें कोई भी ऐसी बात रहेगी कि लाइन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता है, जो उन्होंने अधिकारियों पे, जो RI है और हेड कांस्टेबल है, उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। पूरी निष्पक्षता इसमें रखी जाएगी। एक हेड कांस्टेबल का इस तरह DGP को संबोधित करते हुए सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे देना पूरे पुलिस सिस्टम की नैतिकता और कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह घटना न सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी है, बल्कि उस व्यवस्था पर करारा प्रहार है
जहां ईमानदारी बोझ और भ्रष्टाचार सुविधा बन चुका है। मध्य प्रदेश की तरह केरल में भी एक पुलिस अधिकारी ने कुछ ऐसे ही हालात के बीच निराश होकर जिंदगी को अलविदा बोल दिया। एसएचओ बीनू थॉमस ने आत्महत्या से पहले 32 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी डिप्टी एसपी उमेश पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। सुसाइड नोट में बीनू थॉमस ने लिखा है कि डिप्टी एसपी उमेश ने कस्टडी में बंद एक महिला के खिलाफ केस दर्ज न करने के बदले उसका यौन उत्पीड़न किया। सोचिए जरा। बीनू थॉमस को अपने सीनियर के दबाव में इस केस में चुप रहना पड़ा, जिससे वो गहरे मानसिक तनाव और ट्रॉमा में चले गए। इसी मानसिक पीड़ा के चलते उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया। शुरुआत में इस केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामला तूल पकड़ गया। इसके बाद प्रशासन ने मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए। जांच में सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद डिप्टी एसपी उमेश को सस्पेंड कर दिया गया। यह पूरा मामला तब शुरू होता है जब उमेश पलक्कड़ थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे। उस वक्त प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का खुलासा हुआ था। इस रैकेट में शामिल एक महिला को पकड़ा गया। आरोप है कि पुलिस अफसर ने न सिर्फ उसका शोषण किया, बल्कि रैकेट से जुड़े लोगों से रिश्वत लेकर अपने पद का खुला दुरुपयोग किया। लेकिन उनके जूनियर अधिकारी रहे बीनू थॉमस महिला के शोषण के खिलाफ थे। बीनू थॉमस ने अपने सुसाइड नोट में उमेश को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया। बीनू थॉमस ने लिखा है कि उमेश ने उस रात और 2 दिन बाद फिर से महिला का यौन उत्पीड़न किया। बीनू ने स्वीकार किया कि बाद में फोन पर लंबी बातचीत के बाद वो महिला के साथ रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन लाख चाहकर भी वो अपने सीनियर को महिला का यौन शोषण करने से रोक नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने जिंदा रहने की बजाय मौत को चुन लिया। इस बीच केरल सरकार ने साफ कर दिया है कि यह मामला न सिर्फ एक अधिकारी के अपराध का है, बल्कि उस भरोसे का भी है जो आम जनता पुलिस पर करती है। इसलिए कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारी डिप्टी एसपी उमेश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात छत्तीसगढ़ में एक महिला पुलिस अधिकारी के हैरान कर देने वाले भ्रष्टाचार की। लव ट्रैप, करोड़ों के लेन देन और व्हाट्सएप चैट में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा सुर्खियों में है। एक कारोबारी की शिकायत और लंबी जांच रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। यह पूरा मामला रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन से जुड़ा हुआ है। कारोबारी ने आरोप लगाया था कि लव ट्रैप के जरिए डीएसपी कल्पना वर्मा ने उनसे लगभग 2.5 करोड़ रुपए वसूले हैं। आरोपों के मुताबिक रकम अलग अलग रूप में ली गई। करीब 2 करोड़ रुपए कैश, एक लग्जरी कार, करीब 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी, लगभग 5 लाख रुपए के सोने के गहने और दूसरे महंगे गिफ्ट भी इसमें शामिल है। वही कारोबारी ने यह भी आरोप लगाया कि बड़ी रकम डीएसपी के भाई के नाम पर होटल खोलने के लिए ली गई थी। इस पहलू को लेकर अलग से जांच की मांग भी की गई। कारोबारी का यह भी दावा है कि शिकायत के बाद भी कार और गहने वापस नहीं किए गए हैं। याद रखिएगा, तीसरी आंख में हम आपको ये बता रहे हैं हर हफ्ते कि किस तरह से ये अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कैसे पैसे लेते हैं और गटक कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस केस में राज्य सरकार के निर्देश पर
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर की जांच भी कराई गई। इस जांच की रिपोर्ट करीब 1475 पन्नों की है, जिसमें कई गंभीर बातें दर्ज हैं। जांच में डीएसपी और कारोबारी के बीच व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। इन चैट्स में पुलिस से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं शेयर किए जाने की भी बात है। इन चैट्स में नक्सली मूवमेंट, सुरक्षा बलों की तैनाती और ऑपरेशन से जुड़े इनपुट साझा किए गए। इस तरह की खुफिया जानकारी का लीक होना राज्य की आंतरिक सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अब बात दिल्ली की, जहां एक आईपीएस अधिकारी पर अपहरण, अवैध हिरासत और वसूली जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर दिल्ली विजिलेंस यूनिट ने एजीएमयूटी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शंकर चौधरी के खिलाफ दर्ज की है। यहां बड़ी बात यह है कि शंकर चौधरी के खिलाफ यह एक्शन जॉइंट कमिश्नर संजय जैन की शिकायत के बाद उठाया गया। जॉइंट कमिश्नर संजय जैन ने आईपीएस शंकर चौधरी पर अपहरण, अवैध हिरासत और उगाही जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, शंकर चौधरी जैसे हाई लेवल अधिकारी के खिलाफ एफआईआर होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की जांच अक्सर निचले स्तर के पुलिसकर्मियों तक ही सीमित रह जाती है। विजिलेंस जांच में सामने आया है कि आईपीएस शंकर चौधरी ने दिल्ली में बिना किसी लिखित अनुमति या अधिकार क्षेत्र के छापेमारी करवाई। आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी नागरिक हैरिसन को 4 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। जांच में यह भी कहा गया कि हैरिसन के घर से लॉकर और बैग जब्त किए गए, लेकिन ना तो कोई सीजर मेमो बनाया गया, ना ही संपत्ति को मालखाने में जमा करवाया गया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया और ना ही कोई गिरफ्तारी रिकॉर्ड तैयार किया गया। बताया गया है कि यह हिरासत दिल्ली के वसंत विहार में मिजोरम हाउस में रखकर की गई, जिसे कानून के मुताबिक अवैध माना गया है। जांच में सीसीटीवी फुटेज में कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और 13 दिल्ली पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए गए। फुटेज में साफ दिख रहा है कि देर रात आईपीएस अधिकारी शंकर चौधरी हैरिसन के घर गए और करीब 2 घंटे अंदर रहे। इसके बाद हैरिसन को लॉकर और बैग उठाकर बाहर ले जाते हुए देखा गया। मामले में 35 लाख रुपए की वसूली का भी आरोप लगा है। दरअसल पीसीआर पर एक महिला ने कॉल करके कहा था कि मिजोरम पुलिस ने उसके भाई को पकड़ लिया है और पैसे लेकर अब वो और मांग कर रही है। इसी रात हैरिसन की रिहाई ने मामले को और संदिग्ध बना दिया। जांच में दिल्ली पुलिस कर्मियों की भूमिका भी सामने आई, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मंशा के ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके बाद जॉइंट सीपी एसके जैन ने रिपोर्ट में आईपीएस शंकर चौधरी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा और बड़ी विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी। उसके आधार पर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बता दें, शंकर चौधरी 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एजीएमयूटी कैडर से हैं। वे दिल्ली में डीसीपी द्वारका के पद पर रह चुके हैं, जहां उन्होंने ऑपरेशन वर्चस्व समेत कई अभियानों का नेतृत्व भी किया था। इस दौरान उन्होंने लूट, नशा तस्करी, सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कार्रवाई भी की थी। इससे पहले जून 2022 में दक्षिण दिल्ली के एक पब में हुए विवाद में एक महिला के जख्मी होने पर उन्हें डीसीपी द्वारका पद से हटा दिया गया था। रिकॉर्ड है इनका पहले इस तरह का, लेकिन सिस्टम देखता नहीं है। इसी वजह से ये तमाम तरह की तस्वीर सामने आती है। एक को कल रात की पार्टी की बात करनी है, जिस पार्टी में मैं गई थी, अपने हस्बैंड के साथ गई थी। मेरी फ्रेंड की पार्टी थी एंड दिस इज़ अ फैमिली पार्टी, जिसमें मेरी चोट लगी है रात को और उसमें एक मिस कम्युनिकेशन गैप हो गया है, जहाँ पे बानी दीदी
आई हुई थी राहुल भैया के साथ एंड अपनी बेटियों के साथ, जो कि जल्दी निकल गई थी। और उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे तो एक लड़के ने दूसरे लड़के को ग्लास पास किया, वो ग्लास मेरे लग गया जिसकी वजह से मेरे चोट लग गई। और उसने मतलब ऐसे एकदम से गुस्से में आके बोला कि क्या हो गया, लग गई, हो जाएगा ट्रीटमेंट, शंकर भैया से बोल दूंगा, करा दूंगा। और मुझे नहीं पता था कि राहुल भैया ही शंकर भैया हैं। तब तक हम कंप्लेंट करा चुके थे और कंप्लेंट में ये लिखा था कि शंकर भैया के नोन में है, बट हाईलाइट हो गया, ये मिसकम्युनिकेशन हो गया। उस समय इस मामले को गलतफहमी बताकर रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पुलिस टेक्नोलॉजी एंड इंप्लीमेंटेशन यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया। जुलाई 2023 में शंकर चौधरी मिजोरम पुलिस में शामिल हुए और वहां एसपी नारकोटिक्स के रूप में तैनात हो गए। और इसी तैनाती के दौरान उन पर अब अधिकार क्षेत्र से बाहर दिल्ली में अपहरण, अवैध हिरासत और वसूली के गंभीर आरोपों के चलते एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों के बाद अब जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मुंबई की एक कोर्ट के अंदर की बात अब बाहर आ गई है। मामला कोर्ट के बाथरूम से शुरू हुआ। यहां क्लर्क चंद्रकांत वासुदेव ने एक शख्स से कहा कि अगर वो जज के लिए कुछ करे तो फैसला अपने आप पलट जाएगा। वो शख्स अपने दोस्त का पुराना प्रॉपर्टी केस देखने आया था। बात सुनकर उसने एसीबी को खबर दी। कुछ दिन बाद एसीबी ने जाल बिछा दिया। इसके बाद एसीबी ने बांद्रा में क्लर्क को 15 लाख रुपए लेते पकड़ा गया। बैग खोला तो 4 लाख असली नोट थे और बाकी 11 लाख नकली नोट जो पुलिस ने ट्रैप के लिए रखे थे। पकड़े जाने पर क्लर्क ने साफ साफ कहा कि ये पैसे उसने जज एजाजुद्दीन काजी के कहने पर लिए हैं। यहां तक कि एसीबी के सामने ही क्लर्क ने जज एजाजुद्दीन काजी को व्हाट्सएप कॉल लगाकर पैसे मिलने की जानकारी दे दी। दूसरी तरफ जज ने फोन उठाया और कहा कि पैसे घर पर ले आइएगा। जांच में सामने आया कि क्लर्क पिछले 1 साल से इस जज के साथ काम कर रहा था। दरअसल इस केस के शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी एक बिजनेस चलाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 लोग उनकी कुर्ला वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उनकी गुहार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि संपत्ति पर किसी तीसरे व्यक्ति का हक नहीं होगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस को मजगांव के सिविल सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद वहां के जज एजाजुद्दीन काजी के क्लर्क वासुदेव ने पहले शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपए की मांग की। उसने कहा कि 10 लाख उसके लिए और 15 लाख जज के लिए है। शुरुआत में क्लर्क 25 लाख रिश्वत पर अड़ा रहा, लेकिन बाद में रिश्वत की रकम घटाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। यहां पर रिश्वत में बहुत नेगोशिएशंस होते हैं। जो लोग दे रहे हैं या ले रहे हैं उनको यह पता होगा, इसलिए इन खबरों को जरा ध्यान से सुनिए। लेकिन पीड़ितों ने पैसा देने से मना कर दिया। इसके बाद जज के क्लर्क ने पीड़ितों को धमकी दी कि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो फैसला उनके खिलाफ चला जाएगा। वहीं एसीबी ने रिश्वतखोर क्लर्क को दबोचकर जज एजाजुद्दीन काजी से पूछताछ के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाजत मांगी है। तो दोस्तों, तीसरी आंख के कुछ एपिसोड्स आप देख चुके हैं। हमने कई अधिकारियों को बेनकाब किया है, जिन्हें बेनकाब करना या उनके बारे में चर्चा करने से और लोग घबराते हैं। लेकिन हमने उन तमाम अधिकारियों का जिक्र आपके सामने इसलिए किया है ताकि आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, आपका शोषण कर रहा है, तो आप तीसरी आंख की तरफ देखिए और हमें शिकायत भेजिए। मैंने पहले भी कहा था कि हम वादा करते हैं कि आपकी शिकायत अगर सही होगी तो हम उसे तीसरी आंख में जरूर दिखाएंगे और उस अधिकारी या सिस्टम के उस किसी भी व्यक्ति को जो गलत कर रहा है उसे बेनकाब करने से पीछे नहीं हटेंगे।